अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। लास्ट लेक्चर जावा के ऊपर हमारे पास सब्जेक्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जिसको इंटेंसिव प्रोग्रामिंग के टाइटल से भी स्टडी किया जाता है और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के टाइटल से भी अक्सर जो है यूनिवर्सिटीज फॉलो करते हैं। तो लास्ट डिस्कशन में हम डिस्कस कर रहे थे स्विच स्टेटमेंट्स के हवाले से। स्विच स्टेटमेंट का जो हमने जो फ्लो चार्ट था, फ्लो डायग्राम, उसको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। और आज के जो हमारी डिस्कशन है वो बेसिकली स्विच स्टेटमेंट के एक प्रोग्राम के ऊपर है, और उस प्रोग्राम को प्रॉपर हम नेट बीन्स सॉफ्टवेयर के ऊपर परफॉर्म करके भी देखेंगे और उसके कुछ इनपुट्स और आउटपुट्स को डिस्कस करेंगे। तो मेरी कोशिश ये होती है कि हमेशा आसान से आसान एग्जांपल के थ्रू समझाऊं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं तो उसके बाद फिर बड़े बड़े प्रोग्राम्स करना भी आसान हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो लास्ट में कुछ केस स्टडीज़ जो हैं उसके लेक्चर्स अपलोड करूं, उससे रिलेटेड कोई ट्यूटोरियल्स अपलोड करूं ताकि जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स को कैसे सॉल्व करना उसका तरीका भी आसानी से हमें समझ आ सके। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डिस्कशन पे। हम बनाएंगे जी स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हुए एक कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूं कि जो बंदा कैलकुलेटर का प्रोग्राम समझ लेता है, सीख लेता है, तो उसके लिए दुनिया जहान की कोई भी कैलकुलेशन हो, कोई भी कैलकुलेशन वाला सॉफ्टवेयर हो, वो बनाना आसान हो जाता है। मैं आपको समझाता हूँ कि मैं कैसे कह रहा हूँ, किस तरह ये प्रूफ के साथ कह रहा हूँ कि जी कैलकुलेटर जो सीख ले तो उसके लिए कोई भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड या बैंकिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बनाना पड़े तो उसके लिए वो सॉफ्टवेयर बनाना आसान हो जाता है। एक कैलकुलेटर को मैं फ़ौरन से एटीएम मशीन के सॉफ्टवेयर की तरह कैसे रिज़म्बल कर सकता हूँ, कैसे कह सकता हूँ कि एक कैलकुलेटर जो है वो एटीएम मशीन के सॉफ्टवेयर की तरह काम कर रहा होता है। कैसे काम कर रहा होता है, मैं आपको आइडिया देता हूँ। पहले ये प्रोग्राम लोड करके दिखा दूँ मैं आप लोगों को, उसके बाद थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब सपोज कोई भी आप प्रोग्राम लिखते हैं, सपोज कैलकुलेशन एडिशन एक्टिविटीज परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको कोई से दो नंबर लेने पड़ते हैं। एक नंबर हमने सपोज जैसे यहाँ पे नंबर 1 ले लिया, नंबर 1, और दूसरा जो है नंबर 2 ले लिया। तो एटीएम मशीन के अंदर भी जो सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं वो एक किस्म का, इससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है, लेकिन बेसिकली उनका मेन टास्क या मेन मकसद तो यही होता है। जहाँ हम लिखते हैं कि जी प्लीज इंटर अ नंबर 1 एंड इंटर नंबर 2 या 2 नंबर इंटर करें, तो उसमें बेसिकली एटीएम मशीन पे भी आपको पास आ रहता है कि जी इंटर अमाउंट टू विदड्रॉ। यहाँ पे हम स्टेटमेंट देते हैं एग्जांपल प्रोग्राम्स में अक्सर कि जी इंटर नंबर टू सब्ट्रैक्ट, इंटर नंबर टू ऐड, एडिशन के लिए नंबर इंटर करें, सब्ट्रैक्शन के लिए नंबर इंटर करें। तो एटीएम मशीन के अंदर क्या होता है जी, पैसे जो है ट्रांसफ़र करने के लिए बटन को क्लिक करें, हम बटन को क्लिक करते हैं, अकाउंट नंबर फिर वो मांगता है, अकाउंट नंबर लिखते हैं। उसके बाद जितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी हो तो वो आपके अकाउंट में से बेसिकली डिडक्ट हो जाती है, माइनस हो जाती है, और किसी और के अकाउंट में वो ऐड हो जाती है। तो सिंपल ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली एक्टिविटीज़ वहाँ पे चल रही होती है, जैसे कि हमारे एक कैलकुलेटर के अंदर होती है। और करंट बैलेंस चेक करना हो जी, इस टाइम करंट बैलेंस कितना है, तो आपके करंट बैलेंस सपोज के वो किसी वेरिएबल ए के अंदर स्टोर है, तो वो सिंपली अगर सी प्लस प्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो सी आउट ए कर दिया जाता है, और उससे पीछे थोड़ी सी जो है स्ट्रिंग लिख दी जाती है, योर बैलेंस इज, और आगे ए वेरिएबल डिस्प्ले कर दिया जाता है। जबकि अगर जावा लैंग्वेज है तो उसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इस तरह लिख के आगे डिस्प्ले कर दिया जाता है कि जी योर बैलेंस इज समथिंग, जितना भी आपके वेरिएबल के अंदर वैल्यू हो। अब उसी वेरिएबल वैल्यू में से सपोज कि आप कहते हैं जी मुझे जो है 3000 विड्रॉ कराना है, और उस वेरिएबल ए के अंदर टोटल वैल्यू पड़ी हुई थी 10,000। तो आप विड्रॉ के दौरान क्या करते हैं, 3000 को क्लिक करते हैं, तो आपके
जो वेरिएबल ए है जिसमें 10,000 मौजूद हैं, उस 10,000 में से -3,000 हो जाते हैं। और एंड पे डिस्प्ले पे क्या आता है कि योर बैलेंस इज या फिर योर रिमेनिंग बैलेंस इज 7,000। तो दोस्तों सिंपली क्या होता है कि आपने जहाँ सब्ट्रैक्शन करनी होती है, बैंकिंग वाले उसको विदड्रॉ कह देते हैं। जहाँ कोई एडिशन करनी होती है तो बैंकिंग वाले उसको डिपॉजिट कह देते हैं। उसके अलावा अगर कोई एनुअल जो है कैलकुलेशन देखनी हो या पे स्लिप देखनी हो, तो आपकी टोटल जितनी भी डिपॉजिट्स होती हैं, इनकम वगैरह होती है, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। और अगर कोई टैक्स वगैरह काटना हो कि जी 10% टैक्स कटना है, तो उसके लिए क्या होता है कि 0.1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 10% कैलकुलेट हो जाता है, और फिर उसको जो है टोटल बैलेंस में से माइनस किया जाता है, तो आपकी टैक्स की डिडक्शन डिडक्शन हो जाती है। तो ये बेसिकली तरीकाकार है। एटीएम मशीन सॉफ्टवेयर हों या कोई भी कैलकुलेशन के दुनिया जहान के जो सॉफ्टवेयर हैं जो कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, वो बैक एंड पे कैलकुलेटर के कॉन्सेप्ट पे ही चल रहे होते हैं। अगर आपको एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम अच्छे तरीके से समझ आ जाता है, तो आपके लिए कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोग्राम को समझना वो मुश्किल नहीं होगा। इसी तरीके से वीडियो गेम्स में भी अक्सर आप देखते हैं कि उसके अंदर स्कोरिंग जो हो रही होती है, एक स्टेज क्रॉस करते हैं या आप उसको कवर कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका स्कोर जो है 10,000 होता है, और दूसरी स्टेज पे पहुंचते हैं जो 20,000 हो जाता है, थर्ड स्टेज पे पहुंचे तो वो स्कोर थोड़ा बढ़ता रहता है। दरमियान में कोई जो है फ्यूल आपका कम हो रहा हो, तो उसकी वजह से आपका जो स्कोर है वो थोड़ा माइनस भी हो जाता है, डिडक्ट भी हो जाता है। ये सारी एक्टिविटीज़ एडिशन सब्ट्रैक्शन की यही चीज़ें होती हैं। हाँ, बाकी कुछ चीज़ें होती है ग्राफिक्स से रिलेटेड। ग्राफिक्स लाइब्रेरी फाइल्स इंक्लूड करना और प्रॉपर उसको यूज़ करते हुए एक्टिविटीज़ करना, इस तरीके से जो है प्रॉपर विजुअलाइज और जीयूआई बेस्ड जो है ना आप सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं। लेकिन बैकएंड की कोडिंग लॉजिक वो सेम जो है कैलकुलेशन की तरह, कैलकुलेटर की तरह होते हैं। तो खैर वापस आते हैं स्विच स्विच स्टेटमेंट के कैलकुलेटर की तरफ। हम यहाँ पे एक जो है पैकेज स्टार्ट करेंगे, उस पैकेज का नाम सपोज के दे दिया हमने पैकेज स्विच। देन उसके बाद इंपोर्ट जावा यूटिल डॉट स्कैनर, वो इसलिए कि हमने यूज़र से इनपुट कराने हैं कोई से 2 नंबर। अब वो 2 नंबर जो है उनमें से हमने एक नंबर ले लिया नंबर 1 और दूसरा ले लिया नंबर 2। अच्छा, उससे पहले क्या करना है जी, हमने पब्लिक क्लास स्विच वो भी स्टार्ट कर देनी है। देन उसके बाद हम जो है वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो है बाकी जो जैसे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ साथ कुछ आउटपुट स्क्रीन पे भी चीज़ें प्रिंट करते हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे डबल नंबर 1 नंबर 2 और कॉमा एक रिजल्ट, ये 3 हमने वेरिएबल लिए, और इन तीनों वेरिएबल को प्रॉपर जो है यूज़र से हम तीनों में से 2 वेरिएबल यूज़र से इनपुट कराएंगे और रिजल्ट जो है कैलकुलेट करके स्टोर कराएंगे। अच्छा, अब स्क्रीन पे सबसे पहले हमने क्या करना है कि यूज़र को डिस्प्ले करके देना है कि भाई आप कोई सा एक ऑपरेटर या कोई सी एक ऑपरेशन जो है स्कीम वो सेलेक्ट करें कि सपोज आप एडिशन करना चाहते हैं, आप सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, या फिर कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना चाहते हैं। जो चीज़ आप करना चाहते हैं उसमें से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करें। अच्छा, जो चीज़ भी वो सेलेक्ट करेगा, जो भी ऑपरेटर सेलेक्ट करेगा, उसको हम असाइन कर देंगे एक ऑपरेटर के अंदर। ऑपरेटर इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट डॉट, हमारे पास आ गया करेक्टर एट 0। अच्छा, अब हम इस ऑपरेटर को मैं बता दूं कि ऑपरेटर जो है ये एक वेरिएबल है करेक्टर टाइप का, जैसे डबल नंबर 1 नंबर 2 और रिजल्ट दिया, इसी तरीके से ये एक वेरिएबल करेक्टर टाइप का है। करेक्टर टाइप का मतलब ये होता है कि आप इंटीजर भी वैसे ले सकते हैं यहाँ पे सिलेक्शन करने के लिए, और यहाँ पे आप 1 2 3 4 4 ऑपरेशन के नेम डाल के चारों में से कोई एक केस जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कीबोर्ड से कोई सा भी बटन प्रेस करना चाह रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो उसके लिए तरीकाकार ये होता है कि आप करेक्टर डेटा टाइप डिक्लेयर कर लें, और उसका नाम हमने रख दिया ऑपरेटर। अब
कीबोर्ड से कोई सा भी बटन हम जब प्रेस करेंगे तो वो एज ए करेक्टर जो है वैल्यू उसकी की प्रेस होने के बैकएंड की जो करेक्टर वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल ऑपरेटर के अंदर स्टोर हो जाएगी। और हमारे पास जो इनपुट लेने का प्रॉपर तरीका यहाँ पे जावा में वो स्कैनर डॉट नेक्स्ट होता है और डॉट 4@0। इसका मतलब ये होता है कि आप पहला पहला करेक्टर जो भी आप इंटर करने लगे, जब भी कोई जो है यूज़र कीबोर्ड से कुछ इंटर करने लगे, प्रेस करने लगे, तो जो पहला पहला प्रेसिंग की है, पहला पहला जो बटन जो करेक्टर है उसको जो है कंसीडर करेगा। अगर आप करेक्टर एट 1 लिखते हैं, 0 की बजाय 1 लिखते हैं, तो वो पहले के बजाय दूसरे वाले करेक्टर को कंसीडर करेगा इनपुट के तौर पे। और ये इसी तरीके का ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मेथड है करेक्टर करेक्टर एट। वो करेक्टर पूरी स्ट्रिंग हो या कोई काफ़ी सारे आप जो है करेक्टर इंटर कर रहे हैं तो उसमें से स्पेसिफिक जो करेक्टर आपने यूज़ करना हो उसको यूज़ करता है। खैर आगे चलते हैं जी। फिर सिंपल स्क्रीन पे प्रिंट होगा इंटर नंबर 1 एंड नंबर 2 रिस्पेक्टिवली। देन दोनों की हम वैल्यूज इंटर कराएंगे। नंबर 1 जो है उसको इनपुट कराएंगे, देन नंबर 2 को इनपुट कराएंगे। ये दोनों जो है हमारे पास डबल डाटा टाइप में इनपुट करा रहे हैं हम। देन उसके बाद स्विच स्टेटमेंट जो है वो वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी। स्विच स्टेटमेंट वर्क कैसे करती है जी? वो ऑपरेटर अपने साथ जो है एक्सप्रेशन ऑपरेटर या कोई एक्सप्रेशन जो है वो लेती है, उसके अकॉर्डिंग एक की वैल्यू लेती है या फिर कोई एक्सप्रेशन लेती है, उसके अकॉर्डिंग स्विच स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होती है। और उस ऑपरेटर की जो भी वैल्यू हो उसको वो मैच करती है उसके डिफरेंट जो केसेस अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पे एडिशन का केस है, देन उसके बाद एडिशन करके वो दिखाई जा रही है। ये चीज़ें मैं आपको मज़ीद जो है वो जो कंपाइलर स्क्रीन है कंपाइलर की, वहाँ पे आपको तरतीब से समझा देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे प्रोग्राम को एक नज़र गौर से देख लें ताकि वहाँ पे आपको रीड करने में अगर आपको नज़र ना आ रहा हो तो यहाँ पे देखा हुआ कोड जो है वो वहाँ पे देखने में आसानी फील होगी। हर केस के बाद एक ब्रेक आएगी और देन नेक्स्ट केस स्टार्ट होता है। पहले एडिशन का केस था, ये सपोज के सब्ट्रैक्शन का केस है। देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का केस आ गया और फिर उसके बाद हमारे पास डिवीजन का केस आ गया। और इसके साथ ही एक डिफ़ॉल्ट केस होगा कि अगर आप इन चारों केसेस के अलावा कोई और केस या कोई और बटन प्रेस कर देते हैं तो आपके पास इनवैलिड ऑपरेटर का जो मैसेज है वो प्रिंट हो जाए। दोस्तों ये प्रोग्राम था स्विच स्टेटमेंट के हवाले से। अब इसको जो है कंपाइलर पे जाके एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये हमारे पास कंपाइलर पे आ गया। पैकेज का नाम जी स्विच रख दिया हमने, पैकेज स्विच रखा और स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड स्विच क्लास स्टार्ट कर दी। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड आया। मेन मेथड के अंदर हमने एक करेक्टर ऑपरेटर लिया, करेक्टर डाटा टाइप का वेरिएबल लिया जिसका नाम हमने ऑपरेटर रखा। फिर हमने डबल डाटा टाइप के नंबर 1 नंबर 2 और रिजल्ट 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए और इसी तरीके से हमने लाइन नंबर 7 पे कुछ आउटपुट स्क्रीन डिस्प्ले कराई और ऑनवर्ड सो ऑन। अब इसको एग्जीक्यूट करके साथ साथ मैं आपको डिस्कस करता हूँ। जो ही मैंने इंटर प्रेस किया तो हमारे पास डिस्प्ले पे क्या आ गया जी कि लाइन नंबर 7 की वजह से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और इंटर ऑपरेटर आइदर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये वाली लाइन नंबर 7 जो है इसको एज इट इज़ हम देख रहे हैं आउटपुट स्क्रीन पे। आउटपुट साइड पे इंटर ऑपरेटर ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये ब्लिंकिंग हो रही है, कोई प्रॉपर हमसे ऑपरेटर पूछना चाह रहा है। अब सपोज यहाँ पे मैं ऑपरेटर लिख देता हूँ डिवाइड वाला। डिवाइड लिख के जो ही इंटर प्रेस करूँगा तो देन वो लाइन नंबर 9 पे चला गया। अच्छा, लाइन नंबर 8 की वजह से वो ऑपरेटर उसने मांगा स्कैनर के तौर पे
इनपुट के तौर पे उसने जो है हमसे एक वैल्यू ली, जो कि हमने डिवीजन का साइन दे दिया। फिर उसके बाद उसने इंटर नंबर 1 और 2 वैल्यूज़ पूछी, और लाइन नंबर 10 की वजह से ब्लिंकिंग हो रही है। लाइन नंबर 10 पे सपोज मैं नंबर लिख देता हूँ 45। देन लाइन नंबर 11 की वजह से दोबारा ब्लिंकिंग हो रही है। नेक्स्ट नंबर दे देता हूँ जी 7। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है कि इस 7 को देने के बाद हमारे पास कोड की लाइन नंबर 12 आती है। देन उसके बाद 13, 14 और ये लाइंस। अब देखें कि उसने क्या किया, लाइन नंबर 14 को कैलकुलेट नहीं किया, रिजल्ट एडिशन का कैलकुलेट नहीं किया। 15 पे जो है नंबर 1 और नंबर 2 का एडिशन का रिजल्ट है वो नहीं कैलकुलेट किया उसने, और डिस्प्ले नहीं किया। और देन उसके बाद हमारे पास लाइन नंबर 17 पे सब्ट्रैक्शन का केस है। रिजल्ट जो है कैलकुलेट हो रहा है और वो डिस्प्ले पे आ रहा है, वो उसने कैलकुलेट नहीं किया, उसको इग्नोर कर दिया। देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन केस है, उसको उसने इग्नोर कर दिया। 25 लाइन पे केस डिवीजन था, उसने क्या किया, उस पे जंप कर लिया। कंपाइलर ने स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए केस डिवीजन पे जंप कर लिया। कैसे जंप किया? बेसिकली होता यह है, जो ही आप ऑपरेटर की कोई वैल्यू देते हैं, ऑपरेटर उसको उठा के इस स्विच के अंदर, लाइन नंबर जो 12 में स्विच लिखा हुआ है, स्विच के अंदर पुट कर देता है। ऐसे रियल में बैकएंड पे क्या होता है, स्विच के अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेटर है वहाँ डिवीजन आ जाता है। जो ही डिवीजन आ जाएगा, स्विच अपनी इस करली ब्रैकेट के स्टार्ट होने से लेकर करली ब्रैकेट के एंड होने तक दरमियान में जितने भी केसेस हैं उनको रीड करता है। उनमें से जो डिवीजन वाला केस होगा, सपोज हमने डिवीजन इनपुट दी थी, तो उस डिवीजन वाले केस पे फौरन से चला जाएगा। जो ही डिवीजन वाले केस पे गया, उसके अंदर लिखा हुआ था कि जी भाई रिजल्ट कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करो? नंबर 1 और नंबर 2 को डिवाइड करके कैलकुलेट करो। ठीक है जी, रिजल्ट कैलकुलेट हो गया। उसके बाद लाइन नंबर 27 पे वो कहता है जी रिजल्ट जो कैलकुलेट किया उसको डिस्प्ले भी करो, प्रिंट करो। कैसे प्रिंट करना है? नंबर 1 पहले लिखना, उसके बाद जो है नम डिवाइड का जो है साइन लिखना है, डिवीजन के साइन लिखने के बाद नंबर 2 लिखना, और फिर उसके बाद रिजल्ट डिस्प्ले कर देना इक्वल लिख के। अब ये जो दरमियान में आपको ये प्लस ये प्लस ये प्लस नज़र आ रहा है, ये कंकेटिनेशन ऑपरेटर है, इनको आपने एडिशन ऑपरेटर कंसीडर नहीं करना। तो हमारे पास ये जो डबल कोटेशन में है वर्डिंग, वो एज इट इज़ डिस्प्ले पे आ जाती है। ये जो डबल कोटेशन के बिना वेरिएबल होते हैं वो नंबर के तौर पे डिस्प्ले होते हैं। अब सपोज के नंबर है हमारे पास 45, हमने इंटर किया था। देन डिवीजन का साइन एज इट इज़ डिस्प्ले पे आ गया डबल कोटेशन की वजह से, और जो 7 है वो नंबर 2 हमने इंटर किया था उसकी वजह से यहाँ पे शो हो रहा है। और इक्वल का साइन एज ए डबल कोटेशन के अंदर जो स्ट्रिंग के तौर पे आ रहा है उसको वो डिस्प्ले कर रहा है। डिस्प्ले करने के बाद जो इन डिवीजन की कैलकुलेशन का जो रिजल्ट है, जो कि रिजल्ट कहाँ से कैलकुलेट किया, लाइन नंबर 26 से उसने नंबर 1 डिवाइड बाय नंबर 2, इस कैलकुलेशन से उसने आंसर आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया। और दोस्तों इस तरीके से जो है स्विच स्टेटमेंट काम करती है। अब इसको दोबारा परफॉर्म करके कोई और केस डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कि यहाँ पे मैं एडिशन का केस लिखता हूँ। जो ही एडिशन लिखूंगा, अगेन वो कहेगा नंबर 1 इंटर करो। सपोज कि मैं 34 इंटर करता हूँ, देन सेकंड नंबर 8 इंटर करता हूँ, तो उसने जनाब केस एडिशन वाला जो था उस साइड पे लाइन नंबर 13 पे मूव किया, वहाँ उसे मैचिंग मिली। ऑपरेटर की जगह पे क्या आ जाएगा, एडिशन। जो ही एडिशन आएगा उसको एडिशन वाले केस के साथ मैच कर देगा। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि ये जो ऑपरेटर्स हैं या जो केस बने हुए हैं, इनके सामने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, समथिंग जो कुछ भी लिखा हुआ है, इसके साथ सिंगल सिंगल कोटेशन लिखी है। वो इसलिए लिखी हुई है कि हमारे जो ये वेरिएबल वैल्यूज़ हैं ये करेक्टर वैल्यू है। करेक्टर वैल्यू हमेशा सिंगल कोटेशन के अंदर, सिंगल कोट के अंदर लिखी जाती है। तो दोस्तों ये केस स्टेट जो एडिशन का केस था उसको हमने एग्जीक्यूट करके देखा। इसी तरीके से हम बाकी केसेस को भी एग्जीक्यूट करके एक दफ़ा देख लेते हैं। सपोज के सब्ट्रैक्शन का केस है, हमारे पास एक नंबर लिख देते हैं, दूसरा नंबर लिखते हैं और सब्ट्रैक्शन करके उसने हमें रिजल्ट दिखा दिया।
अब डिवीजन का सॉरी मल्टीप्लिकेशन का भी ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लेते हैं। कंप्यूटर के अंदर मल्टीप्लिकेशन का साइन एक्स की तरह का नहीं होता, बल्कि स्टेरिक जो होता है, जो नंबर 8 होता है उसके ऊपर स्टेरिक बना होता है, शिफ्ट दबा के आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेरिक के ज़रिए से आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का भी आंसर आ गया। अच्छा, अब आखिरी एक चीज़ देख लेते हैं कि सपोज अगर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये जो जितना कुछ लिखा हुआ है इनमें से कोई चीज़ प्रेस नहीं करते। सपोज मैं प्रेस कर देता हूँ एच, जो ही एच लिखता हूँ तो वो कहता है जी नंबर डाल दो जी। तो एंड पे उसने डिस्प्ले किया इनवैलिड ऑपरेटर। तो इसका मतलब यह है कि आप प्रॉपर ऑपरेटर नहीं देंगे तो वो एरर देगा। दोस्तों, ये तरीकाकार था स्विच स्टेटमेंट को परफॉर्म करने का, उसको समझने का। आई होप कि आपको स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड और कैलकुलेटर एक कैसे बनाते हैं और कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए कौन से तरीके कोडिंग की जाती है, वो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। आप स्विच स्टेटमेंट्स के अंदर ऑपरेटर जो है वो कैरेक्टर की बजाय इंटीजर टाइप भी ले सकते हैं। कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने लगे उसको उस स्पेसिफिक बटन के अकॉर्डिंग, जैसे अक्सर होता है ना जी, प्रेस वाई टू स्टार्ट गेम एंड प्रेस एन टू एग्जिट गेम। तो वो यस और नो के फॉर्मेट में ये अक्सर लिखा होता है कि जी प्रेस वाई फॉर यस एंड प्रेस एन फॉर नो। तो वो जो हमसे कीबोर्ड से हमेशा जब भी हम कोई एंट्री करते हैं या इंटर कोई चीज़ करके की प्रेस करके जो हम कोई भी सॉफ्टवेयर चलाते हैं, कोई भी गेम चलाते हैं, तो वो सारी सारी एक्टिविटीज़ बैकएंड पे हमारी ऑपरेटर के इनपुट की तरह की ही चल रही होती है, और उनकी प्रेस करने के साथ जो डिसीजन हो रहा होता है वो भी ऐसे जैसे डिफरेंट केसेस होते हैं, उनमें से कोई एक केस जो है एग्जीक्यूट होकर आपके सामने डिस्प्ले पे आ जाता है। तो ये तरीकाकार था कैलकुलेशन का, कैलकुलेटर बनाने का और स्विच स्टेटमेंट का। इसके बाद दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी लूप्स, रेपिटेशन, आइट्रेशन स्टेटमेंट्स। इसको हम लूप्स भी कहते हैं, रेपिटेशन भी कहते हैं, आइट्रेशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसके एक जर्नल फॉर्मेट में हम अगर देखें तो वो एक डायग्राम से, एक जनरल डायग्राम से हम कैसे कर सकते होते हैं। उसमें क्या होता है कि जी सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। ए लूप स्टेटमेंट अलाउज अस टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट आर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स and following is the general form of a loop statement in most of the programming languages. दोस्तों बेसिकली लूप्स एक ऐसा तरीका कार है कोडिंग के अंदर कि अगर आप चाहते हैं कि कोई लाइन आपने लिखी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट समथिंग, कोई एक लाइन लिखी और आप चाहते हैं कि ये वाली लाइन मेरी कोई 5 दफ़ा या 10 दफ़ा या 1.5 दफ़ा जो है प्रिंट होती रहे, तो आप उसके लिए एक तो तरीका ये है कि सिंपली उसी लाइन को 10 दफ़ा लिख लें। एक तरीका है लूप्स का, आप कमांड लिखें, छोटी सी एक कोड लिखें, उसके ऊपर फॉर लूप चला दें या कोई भी वाइल लूप चला दें या डू वाइल लूप लगा दें। उससे क्या होगा कि कंपाइलर उस लाइन को, कंपाइलर को बता दिया जाएगा कि भाई लाइन नंबर फलान जो है उसको आपने 10 दफ़ा रीड करना है। 10 दफ़ा रीड करेगा तो ऑब्वियसली परफॉर्म भी 10 दफ़ा करेगा, उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी होगी। तो इस एक्टिविटी को कहते हैं रेपिटेशन, आइट्रेशन और लूपिंग। तो ये एक डायग्राम है जनरलाइज फॉर्मेट में कि आप सबसे पहले क्या होता है, कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो आपका जो कंडीशनल कोड होता है, वो जो स्टेटमेंट होगी, जो लाइन होगी, जो इंस्ट्रक्शन होगी, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर दोबारा कंडीशन चेक करेगा हमारा कंपाइलर जो है। अगर कंडीशन फिर से ट्रू हो जाए तो दोबारा से उस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरीके से अगर आपके पास 10 दफ़ा वो कंडीशन ट्रू चलती रहे, लूप चलने की वजह से, इंक्रीमेंट ऑपरेटर वगैरह की वजह से, तो हमारे पास जो है कंडीशन ट्रू होगी और आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होती रहेगी अगर प्रिंट का आपने कोई इंस्ट्रक्शन या मेथड लगाया हुआ है। अदरवाइज कोई भी आपने और इंस्ट्रक्शन दी हुई है तो वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती रहेगी, परफॉर्म होती रहेगी।
अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर आप उस जो स्टेटमेंट को इग्नोर करके नेक्स्ट किसी स्टेटमेंट पे कोड के प्रोग्राम के चले जाएंगे। There are three basic types of loops: while loop, do while loop and for loop. जो हमारे पास while loop होती है, while का वैसे लफ्जी मीनिंग तो है जब तक के। इसको अगर ज़्यादा डिटेल में देखें तो जब तक के कंडीशन ट्रू ना हो तब तक आप आउटपुट को डिस्प्ले करते रहें अगर प्रिंट मेथड लिया हुआ है। अगर प्रिंट मेथड नहीं है, वैसे कोई इंस्ट्रक्शन है, तो तब तक वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता रहे कंपाइलर जब तक के कंडीशन ट्रू है। ये एक सिंपल कह लें कि आपको समझाने का तरीका था। अब टिपिकल डेफिनेशन की तरफ आते हैं। व्हाइल लूप स्टेटमेंट इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज repeatedly execute a target statement as long as a given condition is true. जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो जो टारगेटेड आपकी कोई स्टेटमेंट है या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं, वो उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले आप क्या लिखेंगे जी? वाइल लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर उसके एक्सप्रेशन वगैरह लिखेंगे, देन उसके बाद बॉडी ऑफ वाइल होगा जिसके अंदर स्टेटमेंट्स वगैरह होंगे। Hash statements may be a single statement or block of statements. यानी कि block of statement mean compound statement. The condition may be any expression and true is any non-zero value. When executing, if the Boolean expression result is true, then the action inside the loop will be executed. This will continue as long as expression result is true. When the condition becomes false, program control passes to the line immediately following the loop. ये इसकी फ्लो चार्ट, फ्लो डायग्राम है कि वाइल लूप कैसे वर्क करती है। वाइल लूप में बेसिकली सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद कंडीशनल कोड में अगर कंडीशन ट्रू हो जाए देन आपके पास जो कोड ऑफ ब्लॉक होगा उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, देन दोबारा कंडीशन पे आएंगे और जब तक कंडीशन ट्रू होगी उस स्पेसिफिक जो कोड ऑफ ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट करते रहेंगे। जब भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आपका प्रोग्राम नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा। ये इसका एक एग्जांपल प्रोग्राम है। इसमें क्या हो रहा है कि हमने एक इनिशियल वैल्यू ले ली 10, देन उसके बाद वाइल लूप लगाए कि x लेस देन 15 है, यस लेस देन 15 है, तो फिर आप जी x को डिस्प्ले कर दो, उसके बाद x को प्लस प्लस कर दो, देन उसके बाद दोबारा कंडीशन चेक होगी क्या अगेन जो इंक्रीमेंट होने के बाद भी x लेस देन 15 है, तो दोबारा डिस्प्ले कर दो x को। अच्छा दोस्तों, मैं आपको ना इसी प्रोग्राम के इसी ट्यूटोरियल के अंदर ये जो प्रोग्राम है इसको कंपाइलर पे ले जाके पेस्ट करके चलाना सिखाता हूँ। सपोज अगर आपके पास कोई प्रोग्राम आ जाए, उसको डायरेक्ट आप कंपाइलर पे लेके जाना चाहें तो कैसे कंपाइलर पे एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं और उसमें एरर भी कोई ना आए, उसका तरीका बताता हूँ। अब जैसे ये क्लास ली हुई है पब्लिक क्लास मेन, मैं इस मेन को कह देता हूँ अपना मर्जी का नेम कोई रख देता हूँ कि ये वाइल, वाइल इसका नेम है, और जो पैकेज है उसका नाम भी हम रख देते हैं वाइल। अब इसी वाइल पैकेज को जो है कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम चले जाते हैं कंपाइलर के पास। अब नेटबीन्स जो आईडीई है उससे हम न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। फाइल में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करते हैं यहाँ से जावा डिफ़ॉल्ट होगा, उसके बाद नेक्स्ट को क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट नेम की जगह पे वही कोड का जो पैकेज नेम है वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। जो इसको पेस्ट करेंगे आपके पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में कुछ लिखा हुआ आ जाएगा।
उसमें कुछ कमेंट्स के अंदर जैसे ये डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं, इसको आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। सपोज ये मैंने डिलीट कर दिया, और ये ऑथर नेम वगैरह भी डिफॉल्ट मिली है वो भी मैंने डिलीट कर दिया, और ये हमारे पास टू डू कोड एप्लीकेशन ये आ गया। अच्छा, अब हमने क्योंकि नेम सेम रखा था, तो सेम नेम का एक फ़ायदा यह है कि सिंपली आप यहाँ से कोड उठाओ, कोड उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दो सारा का सारा एज इट इज़। अच्छा, हमने यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे एक एरर आ रहा है। ये चीज़ें इसीलिए सिखा रहा हूँ कि जब भी आप कॉपी पेस्ट करेंगे आपको काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। अब इसमें दो ऑप्शन आएंगे आपको, मूव टू करेक्ट क्लास, करेक्ट फोल्डर, एंड सेकंड वन इज चेंज द पैकेज डिक्लेरेशन पैकेज वाइल। अब यहाँ पे पैकेज वाइल जो है, इस पे एक एरर आ रहा है, इसको ट्राई करके देख लेते हैं। मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, जब भी आपको कोई मसला आ रहा हो तो क्या करना है आपने। यहाँ पे लिखा हुआ है जी, मूव टू करेक्ट फोल्डर, डिसेबल रॉन्ग पैकेज इंट, कॉन्फ़िगर रॉन्ग पैकेज। अब बात यह है कि ये उसके लिहाज से रॉन्ग पैकेज है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो कहता है चेंज द पैकेज डिक्लेरेशन टू पैकेज वाइल। ठीक है जी, इसको देखते हैं। पैकेज वाइल किया, फिर भी एरर आ रहा है। पैकेज वाइल वाइल दो दफ़ा उसने लिख दिया, फिर भी एरर आ रहा है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड करते हैं, रिवर्स ले जाते हैं। रिवर्स पे क्या था, हमने नाम रखा था इसका पैकेज वाइल, जो उससे स्टार्ट में उसने डिफ़ॉल्ट क्रिएट किया था पैकेज इक्वल टू पैकेज वाइल, और पब्लिक क्लास क्रिएट की थी वाइल। ठीक है। अब सपोज अगर आपको कॉपी पेस्ट करते हुए मसला हो रहा है, तो आप सिंपली क्या करें, ये जो डिफ़ॉल्ट आपने जो भी क्लास वगैरह बनानी थी बना ली, जैसे भी उसने कंप्यूटर ने डिफ़ॉल्ट में कंपाइलर में बना के दे दी वो बना ली। तो हम टू डू कोड वाली जगह पे, टू डू कोड वाली जगह पे हम अपना कोड पेस्ट कर देंगे। कोड कौन सा है, मेन मेथड के बाद वाला। इस कोड को उठाते हैं, कोड को उठा के उस लोकेशन पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक करली ब्रैकेट और आएगा। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई। तो दोस्तों बेसिकली मैं समझाना ये चाह रहा था कि आप अक्सर जो है, आपको मेरी तरफ से चाहे कोड मिल जाए, चाहे आपको इंटरनेट से कोई कोड मिल जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके कंपाइलर पे एज इट इज़ रन हो जाए। आपको एक छोटा सा भी एरर जो है इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है कि आपके पास जो अच्छा खासा कोड आपने लिखा हो या कहीं से समझा हो, वो सारा का सारा कोड ज़ाया हो जाता है। तो उसका तरीकाकार यही है कि आप अपने कंपाइलर पे जो भी पैकेज बनाएं, उसको एज इट इज़ या तो रखते हैं, और टू डू कोड वाली जगह पे आप कोड की एग्जैक्ट जो वर्डिंग है वो उठा लें। हाँ, अगर उस कोड के अंदर आपने कोई क्लास का नेम वगैरह यूज़ किया हो, तो ये सारी चीज़ें आपको टेक केयर करनी पड़ेंगी। आपको वो नेम एज इट इज़ वही रखना होगा स्टार्ट में, पैकेज स्टार्ट करते हुए, जो आपके प्रोग्राम के अंदर गिवन हो। तो ये थोड़ी थोड़ी सी जो चेंजेस हैं, ये थोड़ा सा एक टेक टिप कह कह लें, टेक्निक थी कि कैसे आपने एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम जो आप स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, उसके नेम में और आपके पास जो ऑलरेडी कोड पड़ा हो उसके नेम में कैसे मैचिंग करके प्रोग्राम को चलाना है। तो खैर, ये वाइल लूप का कोड है, इंट x इज इक्वल टू 10 हमने रखा। सपोज यहाँ पे हम रख देते हैं x लेस देन 10। आउटपुट देखते हैं क्या आती है। आउटपुट कुछ भी नहीं आई। सपोज यहाँ पे लेस देन 11 रखते हैं, तो हमारे पास x इज 10 आ गया, तो एक वैल्यू डिस्प्ले पे आ गई है। यहाँ पे हम लेस देन 11 की बजाय लेस देन आर इक्वल टू 10 रखें, तब भी देखें क्या आपके पास एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि वाइल कंडीशन जो है वो एक सिंपल सा आंसर दे, लेस देन आर इक्वल टू 10 की बजाय लेस देन 10 को चेक कर रही है।
ये जो एरर आ रहा है बेसिकली वो लेस देन और इक्वल जो हमने लिखा उसमें से इक्वल को थोड़ा सा हमने स्पेस के बाद लिखते हैं। तो इसका तरीका कार ये है कि आप लेस देन के बिल्कुल साथ लिखें, फिर उसके बाद उसका एग्जीक्यूट करें, तो आपके पास ये कंडीशन वर्क करेगी। तो ये छोटे छोटे एरर्स जब तक आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस बार बार इसको परफॉर्म करके नहीं देखेंगे, कंपाइलर को साथ साथ यूज़ नहीं करेंगे, एक छोटा सा भी कोई टॉपिक पढ़ें उस टॉपिक से रिलेटेड जो कोड है प्रोग्राम है उसको परफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक आपकी प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग में नहीं हो सकती। ये प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट है, ये कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है कि आप जस्ट रीड करें डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन तो आपको समझ आ जाए। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसको साथ साथ चीज़ों को परफॉर्म करना पड़ता है। मुझे कोई 8-10 साल बल्कि इससे भी ज़्यादा साल हो गए हैं प्रोग्रामिंग करते हुए, लेकिन फिर भी मुझे भी बार बार एरर्स को फेस करना पड़ता है। तो उसका तरीका यही होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अच्छा दोस्तों, इसमें एक चीज़ आप जहन में रखिएगा कि आपने देखा कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए, जैसे कि सपोज के हमने रखा जी 9, तो एक्स की वैल्यू इनिशियल 10 है, 10 लेस देन 9 है, नहीं 9, ये 9 से लेस नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी। जो ही कंडीशन फॉल्स हुई तो आपके पास ये जो बॉडी ऑफ वाइल है उसने उसको इग्नोर कर दिया। जो इग्नोर किया तो वो कोड में आउटपुट पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। जबकि जो डू वाइल लूप है उसमें ऐसा नहीं है। डू वाइल लूप आपको एक आउटपुट लाजमी डिस्प्ले पे दिखाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में डू वाइल लूप और फॉर लूप से रिलेटेड डिस्कशन और उसके जो है प्रोग्राम्स जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर्स वगैरह देखने के लिए और जो है प्रॉपर नोटिफिकेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको कोई भी नया लेक्चर, नया ट्यूटोरियल या कोई अपडेट जो है वो आपको मिल सके। तो दोस्तों, मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि आपके लिए कोई ना कोई आसानी लाऊं। आसान ट्यूटोरियल्स बेसिकली मेरा ये विजन था कि मैं कोई ना कोई आसानी लाऊं। आपके कोई भी रोज़मर्रा ज़िंदगी के कोई इश्यूज़ हों, चाहे प्रोग्रामिंग के हों, चाहे कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का हो, या कोई भी टॉपिक हो, उससे रिलेटेड मेरी कोशिश ये होगी कि अगर आपका नॉलेज जितना भी है आपका, उसमें 1 या 2% भी आपके नॉलेज में एडिशन हो जाए, तो यही मेरा मेन मकसद है। तो थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।